हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पढ़ो अब। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि डेली करंट अफेयर्स वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचती रहें। तो आज की हमारी जो पहली न्यूज़ है वो यूएनएफसीसी से रिलेटेड है और इन्वायरमेंट की बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यूएनएफसीसी से रिलेटेड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। न्यूज़ देखते हैं क्या है, तो क्वेश्चन फॉर्मेट में देखते हैं कि विच कंट्री हैज़ विड्रॉन इट्स प्रपोजल टू होस्ट COP33 समिट इन 2028। किस देश ने 2028 में COP39 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी का अपना प्रस्ताव वापस ले लिया। आपके ऑप्शन है ब्राज़ील, इंडिया, फ्रांस या ऑस्ट्रेलिया। तो देखो, हाल ही में इंडिया ने अनाउंस किया है कि 2028 में हमने जो अपना प्रपोज़ल भेजा था COP33 होस्ट करने का, हम उससे पीछे हट रहे हैं। हम वो अब नहीं होस्ट करना चाहते। ठीक, ये एक शिफ्ट दिखाता है हमारी पॉलिसी में कि हम COP33 जो होस्ट करते हैं 2028 में वो अब नहीं करेंगे। यूएनएफसीसी की अगर हम बात करें COP33 की, तो COP33 यूएनएफसीसी जो फ्रेमवर्क है इसके अंदर एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती थी। ये हर साल कंडक्ट होती है मीटिंग, जैसे आप सुनते हैं COP28, COP29। तो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती हैं जहाँ पे सारे देश के जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं या फिर जो बड़े लीडर्स होते हैं वो इकट्ठा आते हैं और क्लाइमेट चेंज के ऊपर अपनी बात करते हैं कि हमारे अब क्या गोल्स हैं, हम क्या क्लाइमेट चेंज को लेकर अचीव करना चाह रहे हैं। तो न्यूज़ देख लो क्या है कि इंडिया ने विड्रॉ कर लिया अपनी बिड टू होस्ट COP33 ऑफ यूएनएफसीसी। ठीक है, 2028 में शेड्यूल थी, अब हमने इससे अपना प्रपोजल वापस ले लिया है। ओरिजिनली ये प्रपोज कब किया गया था, तो 2023 में किया गया था। ठीक है, बाय पीएम मोदी। अब ये 33 से हम वापस हो गए। अब हम देख लेते हैं यूएनएफसीसी होता क्या। ठीक है, तो यूएनएफसीसी का जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, आपने अर्थ समिट का अगर नाम सुना हो तो ये वहाँ से इसकी ओरिजिन हुई थी, अर्थ समिट से। ठीक है, अर्थ समिट कब ऑर्गेनाइज की गई थी, तो 1992 में रियो में। रियो कहाँ पे है, ब्राज़ील। ठीक है, तो 1992 में ब्राज़ील के रियो में अर्थ समिट ऑर्गेनाइज की गई थी जहाँ पर इस फ्रेमवर्क को अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, ये फोर्स में कब से आया था, तो 21 मार्च 1994। ये आपके लिए डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। साथ ही साथ अगर आपसे कोई पूछे कि इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है, तो ये जर्मनी में है, बॉन में। ठीक है, चलो, तो ये जो कॉप मीटिंग्स होती हैं ना, ये कॉप मीटिंग्स वर्ल्ड की हाईएस्ट लेवल की डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है क्लाइमेट चेंज पे। ठीक है, किसी भी अगर फ्रेमवर्क का या ट्रीटी का कॉप मीटिंग चल रहा है तो आप ये जान लो कि उसमें जो सबसे हाईएस्ट उसका डिसीजन बनने वाला है वो उन्हीं कॉप मीटिंग्स में होता है, जिसमें जनरली सभी देशों के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अब ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अभी जो COP33 के पहले जो कॉप्स होनी है वो कहाँ पे शेड्यूल्ड है या कहाँ हो चुकी है। ठीक है, तो देखो 2025 में जो हुआ COP30 था, COP30 हुआ बेलेम ब्राज़ील में। कहाँ हुआ, बेलेम ब्राज़ील। COP31 जो शेड्यूल है वो 2026 में है, ये कहाँ है, टर्की में है। ठीक है, या तुर्की में, जहाँ पे अंताल्या नाम है उसका। ठीक है, तो अंताल्या तुर्की में 31 होगा। 32 जो शेड्यूल्ड है वो शेड्यूल्ड है अदिस अबाबा के लिए, अदिस अबाबा इथोपिया में। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहली बार होगा जब ये समिट अफ्रीका में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ठीक है, चलो, अगली हमारी जो न्यूज़ है वो एक्सरसाइज साइक्लोन 4 इज़ कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। अभ्यास साइक्लोन 4 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया। आपके ऑप्शन है ओमान, इजिप्ट, यूएई या फ्रांस। तो देखो, हाल ही में इंडियन आर्मी इजिप्ट के लिए रवाना हुई है ताकि वहाँ पे वो चौथे संस्करण में भाग ले पाएँ जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज साइक्लोन 4 का। अब इजिप्ट में अगर हम वहाँ जाके सैन्य अभ्यास करें तो हमारा फोकस किस पे होगा कि हम डेजर्ट टेरेन में लड़ना सीख जाएं। ठीक है, या हमारी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए डेजर्ट टेरेन में, क्योंकि इजिप्ट में डेजर्ट मिलते हैं। तो इजिप्ट मतलब मिस्र का जो देश है वही। ठीक है, तो ये शेड्यूल्ड कब है, कब से कब हुआ। देखो, आप ऐसे क्वेश्चंस भी आने लगे हैं एग्जाम में कि कब से कब हुआ, कहाँ हुआ। तो ये 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक शेड्यूल्ड है। कहाँ पे, अंसास एक शहर है इजिप्ट का, वहाँ पे अंसास में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो, अगली न्यूज़ है व्हाट इज़ द थीम ऑफ पोषण पखवाड़ा 2026। ठीक है, ये देखो रिलेटेड है पोषण 2.0 से। पोषण 2.0 से ये रिलेटेड है पोषण पखवाड़ा। तो 2026 में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसकी थीम क्या है, मैक्सिमाइजिंग ब्रेन डेवलपमेंट इन द फर्स्ट 6 ईयर्स ऑफ लाइफ। जीवन के पहले 6 वर्षों में मस्तिष्क के विकास को अधिकतम करना। ठीक है, देखो न्यूज़ क्या है कि जो 8वां एडिशन है ये जो अभी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है पोषण पखवाड़ा का, ये कब से कब ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, 9 से लेके 23 अप्रैल 2026 तक। डेट सब इंपॉर्टेंट हो गई आपके एग्जाम्स के लिए। तो 9 से लेके 23 अप्रैल तक 2026 के ऑर्गेनाइज किया जाएगा। थीम मैंने पहले बता दिया आपको इसकी, किसके अंदर किया जाता है, तो मिशन पोषण 2.0 के अंदर किया जाता है। ठीक है, चलो,
पोस्टर 2.0 क्या है? तो ये एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम है जिसे भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है। ये आपको याद रखना, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाया था। शुरू कब किया था? 2021 में। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अगली न्यूज़ जो हमारी है वो ये है कि जम्मू कश्मीर के किस ज़िले में एक स्थायी भूकंपीय वेधशाला स्थापित की जाएगी। ठीक है, इन वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ J&K विल अ परमानेंट सिस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी बी सेटअप। आपके ऑप्शन है किश्तवाड़, रामबन, जम्मू, रियासी। तो देखो, दो ज़िले जम्मू कश्मीर के अभी न्यूज़ में थे। दोनों में से पहला जो न्यूज़ में था वो तो था किश्तवाड़। पहला कौन था? किश्तवाड़। ठीक है, तो जो यूनियन मिनिस्टर हैं हमारे जितेंद्र कुमार, उन्होंने अनाउंस किया कि जो सिस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी है ये हम कहाँ ओपन कर रहे हैं? किश्तवाड़ में। साथ ही साथ उन्होंने अनाउंस किया कि हम रियासी में भी इस तरह का एक सेटअप करेंगे जो क्या होगा? डॉपलर वेदर रडार होगा। ठीक है, तो डॉपलर वेदर रडार कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है? कहाँ सेटअप किया जाएगा? रियासी में। कहाँ पे? सॉरी, डोडा में। कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा? डोडा में। ठीक है, तो डोडा डिस्ट्रिक्ट में जम्मू कश्मीर के डॉपलर हम सेटअप कर रहे हैं, और जो सिस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी है वो किश्तवाड़ में हम सेटअप कर रहे हैं। ठीक है, चलो, सिस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी किश्तवाड़ में हम कर रहे हैं, ये एक बार आप क्लियर कर लो। ठीक है, और डॉपलर वेदर रडार DWR हम कहाँ कर रहे हैं? डोडा में। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर लो, D वाला जो है वो एक साथ हो गया। ठीक है, चलो अगली हमारी न्यूज़ है, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड कैंसर अ नोटिफिएबल डिजीज़। ठीक है, हाल ही में किस राज्य ने कैंसर को अधिसूचित बीमारी घोषित किया है? आपके ऑप्शन है केरला, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका। हाल ही में हुआ क्या है कि तेलंगाना की जो गवर्नमेंट है उन्होंने कैंसर को नोटिफाइबल डिजीज़ के लिस्ट में डाल दिया। जब कोई भी डिजीज़ नोटिफाइबल हो जाता है ना, तो जो भी कहीं पे उसका अगर ट्रीटमेंट हुआ है या पहला केस अगर कहीं पे डिटेक्ट हुआ है तो वो गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे रिपोर्ट करना मस्ट हो जाता है। ठीक है, ताकि उनके लिए आसानी से पॉलिसीज़ बनाई जा सके, उन्हें ट्रैक किया जा सके। इस तरह की चीज़ों के लिए हम नोटिफाइबल डिजीज़ किसी को घोषित करते हैं। ठीक है, तो देखो न्यूज़ क्या है कि तेलंगाना की गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कैंसर को नोटिफाइबल डिजीज़ टू इम्प्रूव सर्वेलेंस एंड ट्रीटमेंट ट्रैकिंग। ठीक है, अब जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं या फिर क्लिनिक्स वाले हैं, उन्हें रिपोर्ट करना पड़ेगा जो भी डायग्नोस्ड केसेस होंगे टू द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट। ठीक है, नोटिफाइबल डिजीज़ होने का मतलब ये होता है कि अब आपको स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट को सारी रिपोर्ट देनी पड़ेगी कि कहाँ कहाँ कैंसर डायग्नोस किया गया। ठीक है, कैंसर होता क्या है, अब थोड़ा आसान भाषा में ये समझ लेते हैं कि मान लो जो हमारी सेल है नॉर्मली बॉडी की, वो सेल 1 से 2 बन रही है, 2 से 4 बन रही है। इस तरह से नॉर्मली माइटोसिस चलता रहता है। ये कंट्रोल्ड वे में होता है बॉडी में। नॉर्मली कैसे होता है? एक कंट्रोल्ड वे में। ठीक है, मगर जब कभी भी ये डिवीज़न अनकंट्रोल्ड हो जाता है, मतलब बहुत सारे सेल्स बनने लगे और इसका कोई कंट्रोल नहीं। देखो, नॉर्मली जब हमारी बॉडी को सेल की रिपेयर की ज़रूरत होती है तो सेल बनती है, फिर वो स्टॉप हो जाती है सेल बनना। ये नॉर्मल प्रोसेस है। ठीक है, मगर इस केस में कैंसर के ये सेल्स बनती ही जाती हैं, तो हम बोलते हैं कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न होता है, उसी को हम बोलते हैं कैंसर। ठीक है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न होता है। ठीक है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न होता है तो हम क्या बोलते हैं कि वो कैंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, तो ट्यूमर्स 2 टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं हम, एक होता है जो बेनाइन होता है और दूसरा जो होता है वो एक्टिव ट्यूमर होता है या उससे ज़्यादा खतरा होता है, आप ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, चलो, तो एक को हम पहले को क्या बोलते हैं? बेनाइन बोलते हैं, और दूसरे को बोलते हैं मैलिग्नेंट। दूसरे को क्या बोलते हैं? मैलिग्नेंट। ये 2 तरह के ट्यूमर्स होते हैं। बेनाइन ट्यूमर साइज़ में बढ़ता नहीं है, वो एक साइज़ का होने के बाद वो वैसे ही बॉडी में पड़ा रहता है। ये लेस हार्मफुल होता है, जनरली इसमें कोई भी हार्मफुल कैरेक्टर्स नहीं होते हैं। बट मैलिग्नेंट ट्यूमर समय के साथ बढ़ता रहता है और ये दूसरे पार्ट्स में भी ट्रांसमिट होता रहता है बॉडी के, जिसकी वजह से ये हाईली रिस्की हो जाते हैं और इसी को हम बोलते हैं कैंसरस। ये कैंसरस ट्यूमर्स होते हैं और हाईली रिस्की होते हैं। ठीक है, चलो अगली न्यूज़ हमारी है कि पलक एंड मुकेश नीलावली वॉन गोल्ड इन विच इवेंट्स एट द ISSF वर्ल्ड कप। पलक और मुकेश नीलावली ने ISSF विश्व कप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? ठीक है, तो देखो ये हैं वो दोनों लोग। तो हम इनके बारे में न्यूज़ देख लेते हैं कि इंडिया के जो शूटर्स हैं पलक और मुकेश नीलावली, इन्होंने गोल्ड कहाँ जीता है? 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता है, वो मिक्स टीम इवेंट में। ठीक है, तो आप ये याद कर लेना, स्पोर्ट्स से न्यूज़ भी बहुत सारी बन रही हैं आजकल, क्या पता यहीं से पूछ रहे। इन्होंने किसको हराया? तो इन्होंने चाइनीज़ राइवल्स को अपने हराया, तो इसलिए थोड़ा सा और मज़ेदार हो जाता है न्यूज़ या फिर
इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो आर्टेमिस गया है ना, आर्टेमिस सेकंड मिशन नासा का, ये रोज़ नए नए रिकॉर्ड्स बिल्ड कर रहा है। अभी इसने पिछला रिकॉर्ड बनाया था, क्या क्या रिकॉर्ड था उनका कि ये स्पेस में अर्थ से सबसे ज़्यादा दूर जाने वाले इंसान बन गए हैं। मतलब क्रूड जो भी स्पेस क्राफ्ट था वो सबसे दूर गया आफ्टर अपोलो 12, ठीक है। तो ये देखो अपोलो मिशन के बाद सबसे दूर ये गए। तो जो हमारा आप क्वेश्चन है कि नासा के मिशन ने, किस मिशन ने फर्स्ट एवर शिप टू शिप कॉल की है टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो ये आप आर्टेमिस सेकंड ही है, इन्होंने ये नया कीर्तिमान स्थापित किया है। तो जो एस्ट्रोनॉट्स थे नासा सेकंड के, इन्होंने ऑडियो कॉल किया है फर्स्ट शिप टू शिप, ठीक है। तो इससे पहले ऐसी कोई डायरेक्ट कॉल नहीं हुई थी। अगली हमारी न्यूज़ है, विच कंट्री हैज़ बीन नेम्ड द पार्टनर कंट्री फॉर इलेक्रामा 2027। ये आप मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। देखो इलेक्रामा 2027, ये जर्मनी को हमने इसमें पार्टनर कंट्री बनाया है। तो पूरी न्यूज़ क्या है कि ये जो 17th एडिशन हो रहा है, ये जो एडिशन हो रहा है कौन सा है, 17th। पहला फैक्ट ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी, कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, तो ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पे, ग्रेटर नोएडा। ये एनसीआर का पार्ट है मगर उत्तर प्रदेश में आता है। तो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। इसको लॉन्च किसने किया, तो घनश्याम प्रसाद ने किया, जो चेयरपर्सन है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के। इसके लिए जर्मनी क्या है, पार्टनर कंट्री जर्मनी को चूज़ किया गया है। और इवेंट कब होगा, तो फरवरी 2027 में होगा, फरवरी 2027 में। ये इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड शो है, जहाँ पे हम एक तरीके से बोल सकते हैं दुनिया का सबसे बड़े इलेक्ट्रिसिटी शो में से एक है जो इंडिया में ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। आपको कैसा लगा वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।